दोस्तों सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे केस लॉ के बारे में जहां पे कि जीएसटी के नोटिस को वैलिड नहीं कहा गया है। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यदि जीएसटी डिपार्टमेंट सर्च कंडक्ट करता है तो क्या उस केस में उसे डिटेल्ड रीज़न देने ज़रूरी हैं सर्च करने से पहले। यदि सर्च के दौरान कोई टैक्स पेयर जीएसटी पे करता है क्योंकि उसे जीएसटी ऑफिसर के द्वारा फोर्स किया गया है पे करने के लिए, क्या उसका रिफंड क्लेम किया जा सकता है? क्या आप सर्च के रीज़न को मांग सकते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट से? दोस्तों सभी केस लॉ डिस्कस करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल सी एस सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। दोस्तों इससे आपको जीएसटी के सर्कुलर नोटिफिकेशन केस लॉज आपके मोबाइल पे ही मिलते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहला केस लॉ डिस्कस करते हैं। टैक्स पेयर के द्वारा गुड्स परचेज की गई सप्लायर से, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना था कि सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए रेसिपिएंट का इनपुट एज क्रेडिट ब्लॉक किया जाएगा। दोस्तों इस केस में टैक्स पेयर का कहना था कि उसे जो जीएसटी का नोटिस है वो ईमेल में मिला है और जो पर्सनल हेयरिंग की डेट थी उससे सिर्फ 2 घंटे पहले ही ईमेल के द्वारा नोटिस मिला है। इस प्रकार उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, जबकि जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना था कि ये नोटिस पहले ही रजिस्टर पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ भेज दिया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि सिर्फ 2 घंटे का टाइम जो है टैक्स पेयर को दिया गया था नोटिस का रिप्लाई करने के लिए। इस प्रकार ये जो नोटिस ईमेल से भेजा गया था 2 घंटे पहले पर्सनल हेयरिंग की, उसे वैलिड नहीं माना गया है हाई कोर्ट के द्वारा। दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि फ्रेश हेयरिंग कंडक्ट की जाएगी जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा और रीजन ऑर्डर पास किया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आपको लगता है कि आपको ऐसा नोटिस मिला है जीएसटी का जहाँ पे कि आपको सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया है रिप्लाई फाइल करने के लिए, तो इस केस में वो शो को नोटिस जारी किया गया है वो वैलिड नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों दूसरा केस लो डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि टैक्स पेयर के द्वारा कुछ माल खरीदा गया, लेकिन सप्लायर का जो जीएसटी नंबर था वो रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि बैक डेट से कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद के जीएसटी डिपार्टमेंट ने सर्च कंडक्ट की टैक्स पेयर की प्रीमिसेस पे। दोस्तों यहाँ पे पहला इशू ये था कि सर्च कंडक्ट करने से पहले क्या डिटेल्ड रीज़न देने होंगे जीएसटी डिपार्टमेंट को, टैक्स पेयर को? आंसर है नहीं दोस्तों। हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि इस केस में डिटेल्ड रीज़न सर्च कंडक्ट करने से पहले देने जरूरी नहीं है, लेकिन यदि टैक्स पेयर चाहे तो वो रिटर्न में रिक्वेस्ट कर सकता है और ये डिटेल्ड रीज़न पूछ सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट से। और यदि जीएसटी डिपार्टमेंट के पास मना करने का कोई कारण नहीं है तो उस केस में ये रीज़न जो है वो टैक्स पेयर को देने होंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपके यहाँ सर्च कंडक्ट की जाती है तो आप डिटेल्ड रीज़न जो है वो मांग सकते हैं। ये डिटेल्ड रीज़न फाइल में लगे होते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के, तो उनकी कॉपी आप ले सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो केस था यहाँ पे वो ये था कि सर्च कंडक्ट करने के दौरान जीएसटी डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर से एक स्टेटमेंट साइन कराई कि आपके सप्लायर का जीएसटी नंबर क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि बैक डेट से कैंसिल कर दिया गया है, इसलिए आपने जो इनपुट एज क्रेडिट अवेल किया है आपको उसे रिवर्स करना है, जिसे कि टैक्स पेयर ने एग्री किया और उसी दिन रात को उसने DRC 3 फाइल करके कुछ ITC रिवर्स कर दिया। लेकिन दोस्तों 1 महीने के बाद टैक्स पेयर का ये कहना था कि उसने जो ITC रिवर्स किया है वो प्रेशर के अंदर रिवर्स किया है जीएसटी डिपार्टमेंट की, इसलिए उसका जो इनपुट एज क्रेडिट रिवर्स किया है उसे रिटर्न किया जाए, रिफंड किया जाए। यहाँ पे दोस्तों हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर की फेवर में डिसीजन दिया है कि यहाँ पे जो ITC रिवर्स किया गया है वो वॉलंटरली नहीं किया गया है, अपनी मर्जी से नहीं किया गया है, बल्कि जीएसटी डिपार्टमेंट की फोर्स की वजह से, प्रेशर की वजह से रात को ITC रिवर्स किया गया है, जो कि नॉर्मली टैक्स पेयर नहीं करता है। इसलिए इस केस में जो ITC रिवर्स किया गया है उसे रिटर्न किया जाए। और इस केस में दोस्तों DRC 3 तो फाइल कर दिया गया था टैक्स पेयर के द्वारा, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था वॉलंटरी पेमेंट को, क्योंकि DRC 4 जारी किया जाता है इस केस में, जो कि जारी नहीं किया गया था जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। इस प्रकार जो ITC रिवर्स किया गया था टैक्स पेयर के द्वारा उसे रिटर्न किया गया टैक्स पेयर को।
दोस्तों इस केस लो से हम की टेक अवे ये है कि यदि सर्च कंडक्ट होती है तो उस केस में आप डिटेल्ड रीज़न मांग सकते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट से। दूसरा, यदि सर्च के दौरान आपको DRC-3 फाइल करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, ITC रिवर्स करना पड़ता है, तो आप बाद में इसे डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि आपने जो रिवर्स किया है टैक्स या फिर जो टैक्स पे किया है वो जीएसटी डिपार्टमेंट के प्रेशर की वजह से किया है, ये वॉलंटरी नहीं था। दोस्तों टैक्स पेयर का ईमेल आईडी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक केस लॉ में हाई कोर्ट ने देखा कि जो जीएसटी का नोटिस है वो डिफरेंट ईमेल आईडी को भेजा गया था, जबकि टैक्स पेयर का ईमेल आईडी डिफरेंट था। तो उस केस में जो नोटिस सर्व किया गया था, जो ऑर्डर पास किया गया था, उसे वैलिड नहीं माना गया है। तो दोस्तों जब भी आपको कोई नोटिस मिले तो चेक कीजिए कि वो किस ईमेल आईडी पे भेजा गया है। यदि वही आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है तो ही नोटिस वैलिड है, अदरवाइज नोटिस को इनवैलिड कहा जा सकता है। दोस्तों जब भी आप जीएसटी के नोटिस का रिप्लाई करें ये ज़रूर चेक कर लें कि क्या नोटिस साइन किया हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया है कि यदि जीएसटी का शो को नोटिस या फिर ऑर्डर साइन नहीं किया जाता है तो उस केस में उसे वैलिड नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों जीएसटी के नोटिस का रिप्लाई करने से पहले आपको जीएसटी के नोटिस को कम से कम 3 बार पढ़ना है। आपका 20% टाइम जो है जीएसटी के नोटिस को स्टडी करने में लगना चाहिए। आपका जो 50% टाइम है वो रिसर्च में लगना चाहिए। आपको जो केस लॉज देने हैं, जजमेंट देनी है, और बैलेंस जो 30% टाइम है वो आपका रिप्लाई को ड्राफ्ट करने में लगना चाहिए। दोस्तों यदि एक 1 लाइन का क्रिप्टिक ऑर्डर पास किया गया है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर नोटिस जारी किया गया है तो उसे वैलिड नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है, जैसे कि दोस्तों एक 1 लाइन नोटिस जारी किया जाता है कि टैक्स पेयर ने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन बाय फ्रॉड ली है, इसलिए उसे कैंसिल किया जाएगा। तो इस प्रकार के नोटिस को वैलिड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें ना तो कोई डिटेल्ड रीज़न दिया गया है, ना ही फैक्ट दिए गए हैं, ना ही कोई एविडेंस दिया गया है कि जीएसटी डिपार्टमेंट किस बेसिस पे इस रीज़न पे अराइव हुआ है। तो इस प्रकार का नोटिस वैलिड नहीं है। दोस्तों जब भी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कोई नोटिस जारी किया जाता है जहाँ पे कि वो कोई ऐसा ऑर्डर पास करने वाला है जो कि एसएससी के अगेंस्ट हो, तो उस केस में से पर्सनल हियरिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यदि आपको कोई शो को नोटिस जारी किया गया है जिसमें कि पर्सनल हियरिंग की डेट टाइम मेंशन नहीं किया गया है तो उस केस में इस नोटिस को वैलिड नहीं कहा जा सकता। इसके लिए भी हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। दोस्तों आप ये सभी डिसीजन डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स पे दिया है। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है। दोस्तों यदि आप जीएसटी का नोटिस रिप्लाई करते हुए किसी भी डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम फ्यूचर में उसके ऊपर वीडियो बना सकें और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकें। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।